इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मामले में चाइना लंबे समय से सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में ऐसी 5 अहम चीजें हैं जो ये तय करेंगे कि भारत चीन के रिश्ते किस डायरेक्शन में जाएंगे। करते हैं उन 5 बड़ी चीजों पे बात, लेकिन पहले आपको याद दिला दें कि 15 जून को गलवान में हुए भारत चीन भिड़ंत का 4 साल पूरा हो गया। इस भिड़ंत के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तार तार हो गए थे। इसी भिड़ंत के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे के देशों का द्विपक्षीय बाइलैटरल दौरा नहीं किया। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी वजहों की। दोनों देशों के बीच हमेशा से बॉर्डर डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। गलवान के बाद से बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों देशों के गले की फांस बना हुआ है। आगे बात करेंगे कि इस डिस्प्यूट का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है। एक और बड़ा मुद्दा है भारत के तमाम पड़ोसी देशों के बीच बढ़ता चीन का दबदबा। भारत इसे किस तरीके से टैकल करेगा, इस पर भी आगे बात करेंगे। तीसरा बड़ा मुद्दा है ताइवान। ताइवान ने हाल ही में जब भारत के साथ सीधे एंगेज करना शुरू किया तो चीन और भारत के रिश्तों में इस वजह से तल्खी आई। और चौथा बड़ा मुद्दा है अमेरिका और तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के बीच हाल ही में हुई एंगेजमेंट। ऐसे एंगेजमेंट्स से भी चीन खफा हुआ है। और एक सदाबहार मुद्दा है लगातार बढ़ती चीन की मिलिट्री ताकत। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी और फिगर आउट करते हैं कि इन 5 चैलेंजेस से मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में किस तरीके से इन 5 इश्यूज को टैकल करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गलवान में हुई झड़प के 4 साल पूरे होने के बावजूद चीन से लगे बॉर्डर पर भारत ने हजारों जवान तैनात कर रखे हैं। कई राउंड की मिलिट्री लेवल की मीटिंग्स के बाद भी इस मामले का कोई हल नहीं निकल पाया। इस पर अगर भारत के स्टैंड की बात करें तो अप्रैल महीने में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका ये मानना है कि बॉर्डर पर बने हालात जितनी जल्दी ठीक होंगे उतनी जल्दी दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने की तरफ बढ़ेंगे, पटरी पे लौटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन के बीच शांति सिर्फ इन दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। इस पर पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते बॉर्डर तक सीमित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं। आगे कहा गया कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बॉर्डर समस्या को हल करने के लिए लगातार बातचीत जारी है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि चीन को भारत से लगातार बेहतर रिश्तों की उम्मीद है। ये उम्मीद है चीन को भारत से हर एक फ्रंट पे है। बॉर्डर डिस्प्यूट पर अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की बात करें तो उनका कहना है कि पूरा मामला पेट्रोलिंग करने के अधिकार और इसकी कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इन सभी बयानों के मायने निकालने पर यह नजर आता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले में अब पेट्रोलिंग करने के अधिकार और इसकी क्षमता के लेवल पर बातचीत आ गई है। पहले मांग ये थी कि दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरीके से पीछे हटे। मांग ये भी थी कि गलवान के पहले जो बॉर्डर की स्थिति थी यथास्थिति मेंटेन हो, स्टेटस को मेंटेन हो। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब ये बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो किस डायरेक्शन में जाता है। बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद एक बड़ा सिरदर्द है भारत के इमीडिएट पड़ोसी देशों के साथ इनके ऊपर बढ़ता चीन का दबदबा। अगर आज के डेट में भूटान को आप एक्सेप्शन मान लें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, मालदीव ऐसे तमाम देश है जिन पे चीन की छाप है। चीन के दबदबे के मामले में पाकिस्तान को अगर एक्सेप्शन मान लें, अपवाद इस वजह से क्योंकि आज़ादी के बाद से कभी भी इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। ऐसे में कहा जा सकता है कि चीन ने इसका पूरा फायदा उठाया है। लेकिन बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और नेपाल तक से भारत के रिश्ते ओवर द टाइम ऐसे बने जिसका सीधा फायदा चाइना को मिल रहा है। उदाहरण के लिए 2015 से पहले भारत और नेपाल के रिश्ते कभी भी इतने बुरे नहीं थे, लेकिन दोनों देशों के बीच नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के ब्लॉकेड की वजह से ऐसी दरार आई कि आज के समय में नेपाली नेताओं ने चीन को भारत के ऊपर प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है। यही कहानी लगभग सभी पड़ोसी देशों की है। कहीं वजह उन देशों की और भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है तो कहीं दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर रार भी बड़ी वजह बन रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अपने इमीडिएट पड़ोसियों पर बढ़ते चीन के दबदबे से भारत कैसे पार पा पाता है। अब बात करते हैं ताइवान की। 4 जून को आए लोकसभा के चुनाव के नतीजों के अगले दिन 5 जून को ताइवान के प्रेसिडेंट विलियम लाई ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी और उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच ट्रेड और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छे रिश्ते देखना चाहते हैं। पीएम ने बधाई स्वीकार करते हुए ताइवान के राष्ट्रपति को धन्यवाद कहा। अब मामला यहाँ फंस गया कि वन चाइना पॉलिसी है चाइना की एक, इसके तहत ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है। ऐसे में चाइना ने इंडिया से कहा कि इंडिया को वन चाइना पॉलिसी को कंसिडर करना चाहिए। यह भी कहा कि वन चाइना पॉलिसी के तहत भारत को ताइवान से डायरेक्ट नहीं बल्कि चाइना से एंगेज करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, चिप मेकिंग के मामले में, चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ताइवान वर्ल्ड लीडर है।
ऐसे में चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, दूसरी तरफ ताइवान ऐसा नहीं मानता। इसकी वजह से चीन लगातार ताइवान पर चढ़ाई कर रहा है। हाल ही में चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर एक मिलिट्री ड्रिल की थी। दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरीके से ताइवान के साथ खड़ा है। ऐसे में अगर चीन और ताइवान के बीच कोई विवाद होता है तो रशिया यूक्रेन वॉर के विवाद की तुलना में इंडिया पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। वैसे भी ताइवान के मामले में भारत की स्थिति यह है कि ताइवान से भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कभी नहीं रहे डायरेक्ट। दोनों देशों के बीच कॉमर्स, कल्चर और एजुकेशन से जुड़े रिश्ते रहे हैं। चीन की वन चाइना पॉलिसी की वजह से दोनों देश एक दूसरे से इस तरीके के रिलेशन ऑलमोस्ट 30 साल से इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। अब बात करते हैं चौथे मुद्दे की, इंडिया, चाइना और तिब्बत के ट्रायंगल की, दलाई लामा के मामले की। इसमें सब कुछ उल्टा है ताइवान के कंपैरिजन में। जैसे कि तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा मार्च 1959 से भारत में रह रहे हैं। जो तिब्बती भारत में रहते हैं वो अपना पीएम इन एग्जाइल चुनते हैं, वो भी भारत में रहते हैं। और ऐसी कई वजहों से तिब्बत के मामले में भारत का लगभग सीधा दखल रहा है। इस बीच 19 जून को अमेरिका के एक डेलीगेशन ने भारत में विजिट किया। इसमें अमेरिकी फॉर्मर हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जैसी बड़ी लीडर शामिल थी। इस दौरे के दौरान पेलोसी ने कहा कि दलाई लामा को सदा सर्वदा के लिए याद किया जाएगा जब वो गुजर जाए तब भी, लेकिन शी जिनपिंग के जाने के बाद उनको कोई याद नहीं रखेगा, कोई कंट्रीब्यूशन उनका याद नहीं रखेगा। दलाई लामा से हुई मुलाकात के बाद अमेरिका के इस डेलीगेशन ने पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोवाल से भी मुलाकात की। अब मसला ये है कि तिब्बत को चीन तिब्बत नहीं मानता, वो इसे शिज़ैंग बुलाता है। ऐसे में अमेरिका के इस डेलीगेशन के ऐसे दौरे के बाद चीन ने इस पर सख्त एतराज़ जताया। चीन ने यह भी कहा कि शिज़ैंग चीन का हिस्सा है और अमेरिका को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को तिब्बत की आज़ादी का समर्थन नहीं करना चाहिए। ऐसे में तिब्बत और ताइवान को लेकर जब इतना एक्शन होता है तो इसकी आशंका रहती है कि बॉर्डर पर हालात इतनी आसानी से इंडिया चाइना के बीच में सामान्य नहीं होंगे। ऊपर से बीते सालों में भारत का मजबूत साथी बना अमेरिका तिब्बत की आज़ादी का तो समर्थन करता ही है, वो ताइवान के मामले में भी चीन की वन चाइना पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखता। और ऐसे तमाम उठापटक के बीच धरती से चांद तक भारत और चीन दोनों की ताकत लगातार बढ़ रही है। हाल ही में हमने स्विच पर एक स्टोरी की थी जिसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में चीन सबसे तेजी से कैसे अपने परमाणु हथियार की ताकत बढ़ा रहा है। भारत के अलावा चीन वो इकलौता देश है वो जो चांद के उस हिस्से में गया है जहाँ पे बाकी दुनिया लैंड नहीं कर पाई। और दोनों ही देश लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं हर एक फ्रंट पे। हालांकि मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि मिलिट्री और इकोनॉमी के फ्रंट पर चीन से कम्पीट करने के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में चीन को लेकर कैसा रुख रहता है, क्योंकि जो भी होगा वो आने वाले कई सालों को शेप करने वाला साबित होगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि भारत चाइना रिलेशंस पर आपकी क्या राय है, आप क्या इनपुट देना चाहते हैं स्विच को, हमारे व्यूअर्स को, किस तरीके के इनसाइट्स आपके पास। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।